कॉपी का बच्चों तो इसकी मत नहीं मारनी आपने। अच्छा जी बच्चों। बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट का सारा सादा सीधा सीधा मतलब है इंटरेस्ट एक्सपेंस। बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस। अकाउंटिंग में हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? बैलेंस शीट में। हाँ। इंटरेस्ट एक्सपेंस को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? उत्ते करके। हाँ। इनकम स्टेटमेंट में, क्योंकि एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड होता है? इनकम स्टेटमेंट में। सीधी सी बात है। बैलेंस शीट में क्या चीजें जाती हैं? और बैलेंस शीट की जाता है एसेट हो गया, लाइबिलिटी होगी और कैपिटल हो गया, ऐसे ही है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बाय डिफॉल्ट कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो बोरिंग कॉस्ट बेसिकली इंटरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है जी। नाम थोड़ा सा चेंज है लेकिन है ये इंटरेस्ट। अब बोरिंग कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है बच्चों? इंटरेस्ट एंड अदर रिलेटेड कॉस्ट। तो कहता है बोरिंग कॉस्ट में सिर्फ अकेला इंटरेस्ट नहीं होगा, कुछ चीजें और भी हो सकती हैं। तो हमने उनको भी समझना है कि इंटरेस्ट के अलावा क्या क्या चीजें हो सकती हैं। डेट एंड एंटिटी इनकर इन कनेक्शन विद द बोरिंग ऑफ फंड्स। वो कहता है जब आप बैंक से जाके कर्जा लोगे ना, तो आपने जब वापस करना है तो आपने एक्स्ट्रा पैसे देने हैं। अच्छा, जब एक्स्ट्रा पैसे देने हैं तो जो एक्स्ट्रा पैसे वो तो सूद होता है। वो कहता है सूद तो है, लेकिन सूद के अलावा कुछ और भी है। अदर रिलेटेड कॉस्ट। अदर रिलेटेड कॉस्ट इंक्लूड बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ लोन। कहता है कुछ पैसे वो पहले दिन ही आप काट लेते हैं। कुछ पैसे पहले दिन ही काट लेते हैं। आप जरा एक मिनट के लिए सोचो। आप जब जाते हो एटीएम मशीन यूज करने के लिए, तो आप जब एटीएम मशीन, अगर आपका फर्ज करें मिजान बैंक में अकाउंट है और आप एमसीबी की एटीएम मशीन यूज करते हो, तो क्या होता है? 3 रुपए। सोचो सोचो सोचो। तेरे अकाउंट में टोटली 36 रुपये होते फिर। बंदा की करे मैं सादा ही, जे को 15-20 हज़ार अकाउंट च पिया होए और 10 हज़ार रुपये निकलवाने जाए, तो क्या अकाउंट में जो आपको मैसेज आता है बाद में मोबाइल पे, वो यही आता है कि 10 हज़ार रुपये काटा गया? वो चार्जेस भी और भी काटते हैं। इसका मतलब है क्या वो सूद है? वो सूद नहीं है। लेकिन ये स्टैंडर्ड कह रहा है कि वो भी बोरिंग कॉस्ट है। कह रहा सूद तो बोरिंग कॉस्ट है, लेकिन वो जो बैंक चार्जेस होते हैं ना, 1000 रुपये निकलवाने गए और 1015 रुपये का मैसेज आया आपको, 1018 रुपये का, 1020 रुपये का मैसेज आया, तो जो 20 रुपये बैंक ने काटे वो भी क्या है? बोरिंग कॉस्ट है। समझ आ गई बात की? डिडक्टेड बैंक एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ लोन। डिफरेंट नेम्स यूज फॉर बैंक चार्जेस इन एग्जाम क्वेश्चन। आई कैप के एग्जाम में जब बैंक चार्जेस का वर्ड आता है, तो जरूरी नहीं है कि आई कैप बैंक चार्जेस ही यूज करे। वो कोई और नाम भी यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अरेंजमेंट फी। क्या नाम यूज करेगा? अरेंजमेंट फी। कि भाई देखो, आप बैंक में गए, आपने मिस्टर अहमद, वहां पे एक बंदा बैठा हुआ था, आपने उससे बात की, आपका सारा केस उस बंदे ने डील किया, लेकिन उसने अपनी जेब में से पैसे थोड़ी निकाल के देने। वो कहेगा सर देखे थे सारे डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस वगैरह मैंने मुकम्मल किए, आपके केस मैंने वहां पे पुट फॉरवर्ड किया और ये किया और वो किया, फलां फलां बंदे से मैंने सारी चीजें साइन करवाई हैं, तो मेरा भी तो कोई खर्चा पानी बनता है कि नहीं बनता? तो उसके लिए वो क्या वर्ड यूज कर रहा है? अरेंजमेंट फी। बात समझ लगी है? तो वो ऑन स्पॉट आपसे पैसे काट लेगा। देखो, इस वक्त जिस वक्त वो आपको पैसे दे रहा है, आप उसी वक्त काबू आएंगे। जब आपको पैसे मिल गया बैंक से बाहर निकल के बाद में आप काबू आएंगे? मतलब आप घर पहुंच गए हैं और वो मिस्टर अहमद का फोन आ रहा है, भाईजान कितने हो? मैं तो घर बैठा। चलो ठीक है, मैं भी ਤੁਹਾਡੇ घर आ रहा है। तो आप उसको घर का रास्ता दिखाएंगे ना? आप कहेंगे यार मैं तो घर है ही नहीं, मैं तो कनाडा निकल गया, पैसे लभे सी मैं टिकट करी तो मैं कनाडा। घर कोई भी नहीं, फायदा कोई नहीं है, जान का ताला लगाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये बात उनको भी पता है कि जब ये बंदा पैसे लेके यहाँ से गया, ये गायब। तो लिहाजा वो क्या करेगा? जिस वक्त वो आपको बैग पकड़ा रहा है, उसी वक्त वो अपने पैसे निकलवा लेगा। बाद में आपने काबू ही नहीं आना। नहीं समझ आ रही बात? ठीक है जी। तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करेगा आई कैप? अरेंजमेंट फी। दूसरा वर्ड क्या यूज करेगा? लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। कि भाई हम उसको सारा डॉक्यूमेंट वगैरह हमने फिल किए हैं, तो कुछ ना कुछ तो चाय पानी बनता है ना हमारा। या तीसरा, कमिटमेंट फी। हमने आपके साथ कमिटमेंट की है कि आपको जब कह दिया ना कि आपको पैसे मिलेंगे तो मिलेंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
हमारा ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं समझ आ रही? तो हमारा ख्याल कैसे रखेंगे, मेरे सोना मेरा बाबू करके? ना 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 ना, ये चक्कर कोई नहीं। कैसे ख्याल रखते हैं? बोलता नहीं। वो ख्याल कैसे रखते हैं? वो क्या, तो तूने कभी किसी का ख्याल नहीं रखा? मुफ्तिया मैं चंडा मारनी है, मेरे से पान लगा तो सारा कुछ हूँ। आपका रखा तो है, तो वो चले। मेरे को सुनना है कुछ और। तेरी तो ओरिएंटेशन ही सीधी कोई नहीं है, हैं? तू तो बंदे च इंटरेस्टेड है। अपना तो हिसाब किताब तो सीधा कर पहले। तेरे तो लैदा लित्तर पैंदे ने ऐसी गल दे। अच्छा जी, बहरहाल तो आई कैप अपने एग्जाम क्वेश्चन में बैंक चार्जेस का वर्ड हो सकता है इस्तेमाल ना करे। वो क्या वर्ड यूज करेगा? अरेंजमेंट फी, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस या कमिटमेंट फी। इन तीनों का एक ही मतलब है, क्या? बैंक चार्ज। और वो अल्टीमेटली वो क्या चीज है? अल्टीमेटली वो बोरिंग कॉस्ट। तो बोरिंग कॉस्ट में सिर्फ सूद नहीं होगा, बोरिंग कॉस्ट में बाकी भी खर्चे मर्चे जितने हैं वो सारे बोरिंग कॉस्ट। ठीक हो गया नहीं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन या बोरिंग। अच्छा, बैंक में जब आप जाते हैं तो कितनी तरह के कर्जे होते हैं ये आपने देखना है। एक होता है लॉन्ग टर्म लोन, 10 साल के लिए कर्जा लिया हुआ, वो क्या है? लॉन्ग टर्म लोन। एक है शॉर्ट टर्म लोन, 6 महीने के लिए कर्जा लिया। ठीक है जी। शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट, ये जिस तरह से क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड क्या है जी? आपके पास कार्ड है, आप इस्तेमाल करोगे तो इंटरेस्ट पड़ेगा, नहीं इस्तेमाल करोगे तो नहीं पड़ेगा। इसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जो सादर अल्फाज में जो क्रेडिट कार्ड होता है वही क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। कि आप जब पैसे इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके पैसे नहीं है, वो बैंक के पैसे हैं। टाइम के अंदर अंदर वापस कर दोगे कोई सूद नहीं है, लेकिन टाइम गुजर गया तो फिर सूद है। समझ आ गई बात? सम इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग एंट्रीज। अब अगला पॉइंट। फर्स्ट करें बच्चों, कंपनी को पैसों की जरूरत है। कंपनी को क्या है जी? पैसों की जरूरत है। तो क्या कंपनी सीधी सीधी बैंक में जाएगी? नहीं, कंपनी सीधी बैंक में नहीं जाएगी, क्योंकि बैंक की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कंपनी सबसे पहले ये देखेगी कि कौन सा बंदा आसानी से बेवकूफ बन सकता है। जो बंदा आसानी से बेवकूफ बन सकता है सबसे पहले उसको चूना लगाओ। और जब वो बेवकूफ बनना बंद कर दें तो फिर मजबूरन क्या करो? बैंक में जाओ। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कंपनी को पैसों की जरूरत है, सब कंपनी सबसे पहले क्या करेगी बच्चों? शेयर कैपिटल इशू करेगी। क्या करेगी? कंपनी अपने मालिकों को बेवकूफ बनाएगी। मालिकों को कहेगी भाईजान हम मजीद शेयर इशू करने लगे हैं। वैसे तो शेयर मार्केट में 15 रुपए का है, हम आपको 10 रुपए का बेचना चाहते हैं, तो आओ ये शेयर परचेज कर लो। लोग शेयर बाय करेंगे तो आपको कंपनी में पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे? एक तरफ से क्या शेयर कैश में इजाफा होगा, दूसरी तरफ से कैपिटल में इजाफा होगा। यही एंट्री पड़ी थी ना, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, जब कंपनी के मालिक कंपनी में पैसा लगाते हैं। समझ आ गई बात? तो पहली एंट्री तो ये होगी। अब कंपनी के मालिकों को पता लगेगा यार ऐसी पैसा लाई जा रहे हैं लाई जा रहे हैं लाई जा रहे हैं, चलती नहीं भाई। और कंपनी को भी समझ लगी कि मालिकों को अकल आ गई, तो मालिकों को मजीद बेवकूफ नहीं बनाया जाता, लेकिन पैसों की जरूरत अभी भी है। तो अब कंपनी चीख चीख के कह रही है भाई 15 का शेयर 10 रुपए में ले लो, 15 का शेयर 10 रुपए में ले लो। मालिक कह रहे नए पाजे ना, असि अगे बड़े शेयर घर कट्ठे रख के बैठे हुए हैं, कोई फायदा नहीं होगा। तो कंपनी मजबूरन क्या करेगी? वो जाएगी बैंक के पास, बैंक से बात करेगी कि जनाब हमें कर्जा चाहिए। ठीक हो गया? बराबर। शेयर कैपिटल इज प्रेजेंटेड इन इक्विटी, इट इज नॉट ए बोरिंग। याद याद रखे, जब भी मालिक जब कंपनी में पैसा लेके आता है तो वो लोन नहीं होता, वो क्या होता है? वो तो इक्विटी होती है। ऐसे ही ना, मालिक ने कंपनी में पैसा लगाया, कंपनी डूब गई, तो डूबी हुई कंपनी से मालिक पैसे निकलवा सकता है? नहीं निकलवा सकता। लेकिन कंपनी डूब गई, बैंक ने पैसे दिए थे कंपनी में, बैंक निकलवा सकता है। तो मालिक और बैंक में फर्क है। बैंक कहेगा भाईजान भावें कंपनी डूब गई है, कंपनी तो मालिक तो जिंदा ने ना, लैके उन्होंने गड्डियां छड़ियां जिथे खलोतियां ने। नहीं समझ आ रही बात? बैंक पैसे निकलवा लेगा, लेकिन वही कंपनी में मालिक ने भी पैसे लगाए थे, कंपनी डूब गई, मालिक किसे पैसे निकलवाए? मालिक किसी से पैसे निकलवा सकता है? नहीं निकलवा सकता। तो इसका मतलब मालिक ने जो कंपनी में पैसा लगाया वो लोन नहीं है, लेकिन बैंक ने जो कंपनी में पैसा लगाया वो लोन है। क्योंकि लोन निकलवाया जा सकता है, लेकिन मालिक अपने पैसे निकलवा नहीं सकता किसी से। हजम शुद्ध? हाँ,
कौन? बैंक ओनर से तो नहीं ले सकते, वो तो प्राइवेट पर्सन है, यानी कि नहीं, बैंक ले सकता, क्यों नहीं सकता? जब लोन देगा तो गारंटियां नहीं लेगा। वो आर्टिफिशियल पर्सन की कंपनी है ना, तो हाँ, तो बैंक भी तो अन्ना ये नहीं तो है ना। प्रोटेक्ट ओनर से प्रोटेक्टेड है शेयर होल्डर। हाँ, वो लेकिन तो बैंक बस अन्ना नहीं है ना। देखो, मजबूरी किसको है पैसों की। नहीं नहीं, लेकिन वो सिर्फ बैंक भी कंपनी की एसेट ही बेच सकता है और कुछ नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं बात। इस वक्त पैसे लेने की मजबूरी किसको है? कंपनी को कि बैंक को? कर कंपनी को है ना। तो बैंक कहेगा भाईजान ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं दे सकते कर्जा, क्योंकि अब लिमिटेड लाइबिलिटी। कल को तुम नस गए तो की करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ला करो। और बैंक कहता हमें समझ नहीं आ रही आपकी, हम आपको पैसे दें, आप भाग जाए कल को। तो हमें किसी ने कोई मतलब कनपट्टी पे बंदूक रखी है कि आपको कर्जा दें? नहीं देते हम, जाओ निकलो। कोई किसी का कुछ उखाड़ सकता है? अगर आपको कर्जा चाहिए ना तो पर्सनल गारंटियां दो हमें। डायरेक्टर साहब की गाड़ी कितने की है, उसके कागजात जमा कराओ। डायरेक्टर साहब की बीवी के पास कितने किलो सोना है, ले आके जमा कराओ इथे। तो अब उस वक्त कह सकते हैं कि नहीं हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड है। वो कहेंगे तकलीफ किसको है? तकलीफ आपको है ना। तो लिमिटेड लाइबिलिटी वाली स्टोरी मुझे ना सुना। पैसे चाहिए, चुप करके जेवरा जमा कराओ। ये लिमिटेड लाइबिलिटी वाला रोला किसी और को जाके डालो। तो अगर तुमने लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कहानी सुनानी है ना, मैं दूसरे बैंक जाओ, शाबाश। तो जो चीजें आपने पढ़ी है ना, वो बैंक वालों ने भी पढ़ी है। आपको क्या लगता है कंपनी एक्ट सिर्फ आपने पढ़ा है? बैंक भी इतने भोले नहीं है। समझ लगी? बड़ी बड़ी कंपनियां डूबती देखी है आपने, बैंक को डूबता देखा है? क्यों? पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुनाफा बैंक ही कमाता है। सबसे अक्लमंद वही है। समझ आ रही है? आप जितना मर्जी कीजिए, हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी है। तो कहना किताबां कर्जा चाहिए, इधर आओ चुप करके। नहीं समझ आ रही बात? क्योंकि उनको तो जरूरत नहीं है ना कि पैसा आपको दें, आपको जरूरत है पैसे की। वो तो नहीं आपके पास आए कि भाईजान पैसे ले लो, पैसे ले लो, पैसे ले लो। आप गए हैं कि आपको पैसों की जरूरत है। समझ लगी बात? डिविडेंड टू शेयर होल्डर। अच्छा, जिन लोगों से आपने पैसा उठा के कंपनी में लगाया, उन लोगों को आपसे कोई उम्मीद है? क्या उम्मीद है? मतलब मुनाफा मुनाफा। भाई मालिकों ने कंपनी में पैसा लगाया, मुफ्त में लगाया, फीस भी ले ला। हाँ, किस मकसद के लगाया? कि प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो कल को हमें भी कुछ मिलेगा। ऐसे ही ना। तो कल को हुआ प्रॉफिट, तो कंपनी डिक्लेयर करेगी डिविडेंड। अगर तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, जैसे कैंटीन है, कैंटीन कंपनी थोड़ी है। कैंटीन वाला प्रॉफिट कमाएगा तो उठा के पैसे घर ले जाएगा, उसको कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं है। 1000 रुपये लगाया था, 1500 कमाया, 500 क्या हो गया? प्रॉफिट। वो प्रॉफिट आगे कहाँ ले जाएगा? या वो हमसे पूछेगा कि दो साहब वो कैंटीन जो प्रॉफिट आया 500 ले लिए? कहोगे तो ले लेंगे, नहीं देते रह देंगे। वो हमसे पूछेगा? नहीं पूछेगा, उसका अपना कारोबार है। वो हमें रिपोर्टेबल नहीं है। तो समझ आ गई बात की? ठीक है जी। अच्छा, लेकिन कंपनी में मसला है। कंपनी में मसला ये है कि कंपनी चलाने वाले कोई और है और पैसा लगाने वाले कोई और है। तो जो चलाने वाले हैं वो पैसा लगाने वालों को पैसे देंगे। बात में लगी कि नहीं लगी? वहां पे मालिक उठा के मुंह उठा के नहीं आएंगे और बेंच चौक के ले आ गया था, अगले दिन कोई एसी चौक के ले आ गया, तो अगले दिन को मल्टीमीडिया ला के ले आ गया, मैं मालिक का। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो अकेला मालिक वहां पे कोई भी नहीं होता। तो जब इतने लोग हों तो सबके साथ इक्वल आपको ट्रीट करना पड़ेगा। कैंटीन में तो एक ही मालिक है, जो मर्जी करे। लेकिन कंपनी में 100 मालिक है। तो 100 में से एक आया तो एसी ला के ले आ गया, अगला दूजा आया तो क्या, अच्छा थोड़ी एसी नहीं, तो एसी ला के ले आ गया। मैं उन 5 बेंच चुकांगा, लेकिन 5 बेंच चुकन अब एसी के पैसे नहीं पूरे हो रहे, मल्टीमीडिया भी लाओ। तो कंपनी तो गई ना फिर महीने के अंदर अंदर। बात समझ आ रही नहीं आ रही? वो तो फिर पता लगा जी 2 बंदे सारा कुछ लै गए ने, 98 पीछे बैठे हुए ने। 98 ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ 100-200 ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਲ ਚੁੱਕਣ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ। तो महीने के अंदर कंपनी बंद हो जाएगी। कोई दरवाजा पुट के लैके जा रहा है, कोई वो पखे ला के लै गया, कोई कह रहा है कि यार आइटा कड्डो। तो ऐसे तो कंपनी नहीं चल सकती। ठीक हो गया? तो उसमें फिर क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसीजर है कि भाईजान जिस वक्त आपने शेयर होल्डर को या ऑनर्स को पैसे देने हैं, आप बच्चों करेंगे प्रॉफिट को कम करेंगे। किसको कम करेंगे? प्रॉफिट को। लेकिन अभी पैसे दिए नहीं है, तो आप अपनी लाइबिलिटी बुक कर लेंगे।
वो कहेंगे हम एडमिट करते हैं कि तुमको पैसे देने हैं, अभी दिए नहीं है, देने हैं। तो जब आप ये एडमिट कर लेंगे ना, तो आपके सर पे कर्जा चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? कर्जा। कि भाई आपने फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख रुपया माल लिया, मालकों से कितना पैसा लिया, साल बाद प्रॉफिट हुआ, आपने 10,000 रुपये की हामी भर ली कि हम आपको 10,000 रुपये देंगे। अभी देने की बात हुई नहीं है, वादा हुआ। कितने पैसे देंगे? लाख रुपया लिया था, 10,000 रुपया हम आपको देंगे, दिए नहीं है। क्योंकि वादा कर लिया है, तो वादा खिलाफी हो सकती है। अकाउंटिंग में वादा खिलाफी नहीं हो सकती। ये आपने क्या किया है? वादा किया। तो वादे की एंट्री क्या होगी बच्चों? डिविडेंड डेबिट। डिविडेंड डेबिट से मुराद ये है प्रॉफिट कम कर देंगे, प्रॉफिट डेबिट, और डिविडेंड पेबल क्रेडिट। और जब वादा पूरा करने का टाइम आएगा, तो वो जो लाइबिलिटी क्रिएट की थी, क्या अब लाइबिलिटी आपके सर पे खत्म होगी कि नहीं होगी? वो लाइबिलिटी आपके सर से खत्म होगी बच्चों, और आपकी जेब में से दुआएं निकलेंगी, पैसे निकल जाएंगे। तो ये वादा किया था यहाँ पे, और यहाँ पे वादा पूरा कर दिया। तो वादा अगर किसी और तारीख पे किया है और वादा पूरा किसी और तारीख पे किया, तो फिर दो एंट्री होंगी। वैसे तो एक ही एंट्री होनी थी कि जिस दिन वादा किया उसी दिन पैसे दे दिए। तो एंट्री क्या होनी थी? डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन वादा किया किसी और तारीख को और पूरा किया किसी और तारीख को, फिर दो एंट्री होंगी कि डिविडेंड डेबिट, पेबल क्रेडिट, फिर पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। क्या लॉजिक सबको समझ आ गई बच्चों? अच्छा, अब याद करो बच्चों, आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में ड्राइंग लिखी थी कहीं पे? कहाँ लिखी थी? प्रॉफिट एंड लॉस में। कहाँ लिखी थी? ड्राइंग एक्सपेंस होता है। याद करो, याद करो, फॉर्मेट दिमाग में लेके, और ड्राइंग कहाँ लिखा था आपने? एडमिन एक्सपेंस में, सेलिंग एक्सपेंस में, मार्केटिंग एक्सपेंस में। ड्राइंग कहाँ लिखी थी? बैलेंस शीट में लिखी थी। तो जो चीज बैलेंस शीट में होती है वो एक्सपेंस नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो एक्सपेंस में होती है, जो एक्सपेंस होती है वो बैलेंस शीट में नहीं जाती। कहाँ जाती है? एसेट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। तो अगर तो ड्राइंग एक्सपेंस होती तो कहाँ जानी चाहिए थी? प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए था। लेकिन ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं होती, तो इसका मतलब ये एक्सपेंस नहीं है। नहीं समझ आ रही बात? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में ड्राइंग को आपने बैलेंस शीट में लिखा था। तो अगर तो एक्सपेंस है, तो फिर तो बेड़ा ही गर्क हो गया ना प्रॉफिट एंड लॉस का। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ा इनकम होती है और एक्सपेंस होते हैं। तो ऐसा एक्सपेंस बैलेंस शीट में क्यों जा रहा है जबकि वो एक्सपेंस है? पॉइंट समझ आ गया? तो ड्राइंग इज नॉट एन एक्सपेंस। तो कहता है डिविडेंड भी एक्सपेंस नहीं है। डिविडेंड इज नॉट एन एक्सपेंस। कैसे? क्योंकि डिविडेंड इज इक्वल टू ड्राइंग। जिस तरह से ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है, उस तरह से डिविडेंड भी एक्सपेंस है। इंस्टेड इट इज डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग से मुराद है प्रॉफिट। याद करो, ड्राइंग कहां से माइनस होती है? कैपिटल में से। लेकिन कैपिटल में पहले कोई चीज जमा भी होती है। क्या? पहले कैपिटल में प्रॉफिट जमा होता था, फिर ड्राइंग माइनस होती है। सादल फाज में वो प्रॉफिट में से माइनस हो रही होती है। तो जैसे ड्राइंग प्रॉफिट में से माइनस हो रही होती है, उस तरह से डिविडेंड भी प्रॉफिट में से माइनस हो रहा होता है। प्रॉफिट का नाम यहाँ पे चेंज है। प्रॉफिट को यहाँ पे वो क्या कह रहा है? रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का उर्दू में तर्जुमा ये है कि वो कमाई जो आपने बिजनेस में रोक ली है। रिटेन्ड, रिटेन का मतलब क्या है? रोकना। अर्निंग से क्या मुराद है? कमाई। मतलब कमाई आपने ज्यादा की, कुछ आपने बांट दी, कुछ आपने रोक ली। तो जो रोक ली उसको क्या कहते हैं? रिटेन अर्निंग। लॉजिक समझ आई? अगर जितना कमाया था सारे बांट दिया, तो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। मतलब आपने 1 लाख रुपए लगाया, 50,000 रुपये कमाया, तो 50 का 50 बांट देंगे। अगर 50 का 50 बांट देंगे तो बिजनेस ग्रो फिर कैसे करें? इसलिए 1 लाख लगाया, 50 कमाया, लेकिन 50 बांटा नहीं, 10 बांटा। बाकी 40 अभी भी बचा के रखा हुआ। तो जो 40 अभी बचा के रखा हुआ, वो उसका नाम क्या रखेंगे? रिटेन अर्निंग। हजम शुद। एज द शेयर कैपिटल इज नॉट बोरिंग, देयरफॉर डिविडेंड टू शेयर होल्डर इज नॉट ए बोरिंग कॉस्ट। वो कहता है देखो, जो लोगों से पैसा लिया था, क्या ये बोरिंग है? जब उनसे पैसा लिया था, ये जो आपने 1 लाख रुपए लिया था, क्या ये बोरिंग है? ये बोरिंग तो नहीं है। तो जब वो बोरिंग नहीं है, तो जब उनको पैसा दे रहे हैं, तो फिर क्या बोरिंग कॉस्ट होगी? वो बोरिंग कॉस्ट नहीं होगी। समझ आ गई? बैंक से पैसा लिया, बोरिंग है कि नहीं? है। लेकिन जब पैसा वापस कर रहे होंगे,
एडिशनल पैसे जब दे रहे होंगे तो वो फिर क्या होगा, वो बोरिंग कॉस्ट है। क्यों? वो सूद है। इसी तरह से आप शेयर होल्डर से पैसा ले रहे हैं, वो बोरिंग नहीं है। तो जब उनको पैसे दे रहे होंगे तो बोरिंग कॉस्ट भी नहीं है। नहीं समझ आई? आगे। जो चीज बोरिंग ही नहीं है उस पे आप एडिशनल पैसे जब वापस करेंगे तो बोरिंग कॉस्ट कहां से हो सकती है? बोरिंग कॉस्ट के लिए क्या होना जरूरी है? बोरिंग होना जरूरी है। बोरिंग कॉस्ट के लिए बोरिंग होना जरूरी है। नहीं समझ आई? आगे। बोरिंग कॉस्ट के लिए बोरिंग होना जरूरी है, तभी तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा सूद पड़ेगा। ठीक हो गया? अब अगला पॉइंट ये है, ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग तक अगर हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को याद करें, जब भी इंटरेस्ट होता था तो बच्चों ये एंट्री पास हुआ करती थी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हमने यही पढ़ा। और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस हमेशा हमेशा कहाँ जाया करता था? प्रॉफिट एंड लॉस में जाया करता था। तो अगर तो पैसे नहीं दिए तो बच्चों आप अक्रूवल के तौर पे बैलेंस शीट में लिख दिया करते थे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, कि बनता तो है लेकिन पे नहीं किया, अगले साल पे करें। लेकिन अगर पे कर दिया होता तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। समझ आ गई बात की? अच्छा, अदर कॉमन वर्ड्स यूज फॉर इंटरेस्ट इज फाइनेंस कॉस्ट और फाइनेंस चार्ज। ये भी आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में नाम पढ़े होंगे, फाइनेंस चार्ज या फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंशियल चार्जेस। समझ आ रही बात की? ठीक है जी। अनलेस, अब अगला पॉइंट है बच्चों, अनलेस बोरिंग कॉस्ट रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एसेट, in that case borrowing cost is capitalized added to the cost of a qualifying asset। अब यहाँ पे बच्चों एक नया सिनेरियो आ रहा है, क्या कि अगर कोई बोरिंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट के साथ कनेक्टेड है, क्वालिफाइंग एसेट क्या बला है वो देखते हैं बाद में। कहता है अनलेस बोरिंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट के साथ कनेक्टेड है तो फिर वो बोरिंग कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगी। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हमने 100% यही पढ़ा था कि बोरिंग कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। 100% केसेस में क्या है, बोरिंग कॉस्ट कहाँ जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। आज हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेप्शन। हम कह रहे हैं 99% केसेस में तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, लेकिन 1% केस ऐसा है जिसमें वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगी। आज हम एक्सेप्शन पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रो में हमारा ईमान था, क्या ईमान था? कि बोरिंग कॉस्ट हमेशा हमेशा कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस। वहां तक तो जो पढ़ा बिल्कुल ठीक पढ़ा है। आज हम कह रहे हैं कि नहीं, हमेशा ऐसा नहीं है। 99% केसेस में प्रॉफिट एंड लॉस ही ठीक है, लेकिन 1% केस ऐसा है जिसमें हम बोरिंग कॉस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। वो केस कौन सा है जी? वो कहता है क्वालिफाइंग एसेट का केस। अब क्वालिफाइंग एसेट से मुराद क्या है? जिसने सीए क्वालिफाई कर लिया। हाँ, जिसको लोन के बाद काम करता होगा। क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन बच्चों नीचे लिखी हुई है, एन एसेट विच टेक्स सब्सटेंशियल टाइम पीरियड टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। हर वो चीज जिसको बनाने में अच्छा खासा टाइम लग जाए वो क्वालिफाइंग एसेट है। गाड़ी लेने गए आप होंडा की फ्रेंचाइज से, क्या वो क्वालिफाइंग एसेट है? बोलो तो सही। अच्छा खासा टाइम तो लग रहा है, यहाँ से आधा पौना घंटा लगाना पड़ेगा आपको शोरूम तक जाने के लिए, है? बिल्डिंग खरीदने में, उसका मीनिंग करानी है कंस्ट्रक्शन। है? हाँ, कंस्ट्रक्ट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। गाड़ी, क्या गाड़ी क्वालिफाइंग एसेट है? क्यों? के लिए तो क्वालिफाइंग एसेट ही है। स्पेशल। रोज में ऐसी बनती है। क्या बात है, अपनी कैपेसिटी के साथ बात करें ना तो स्पेशल कितने एडवांस बुक ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਇੰਜਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੇ ਉਥੋਂ ਬਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਧਰ ਬੂਹੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਤੋ ਕੀ ਤੋਂ, ਹਾਂ ਖੋਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੇ ਉਥੋਂ ਗੁਜਰਾਲੇ ਤੋਂ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਖੋਤਾ ਜੋੜਿਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਖੋਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਐਸੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇੰਜਨ ਹੈ ਜੀ, ਖੋਤਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ।
शुरू 'ਚ ਧੱਕਾ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, कार्टन ਫਿਰ ਖੋਤਾ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਤਾ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ बैटरी भी है। हैं। हाँ जी। क्वालिफाइंग एसिड की डेफिनेशन क्या है जी? एन एसिड विच टेक्स सब्सटेंशियल टाइम पीरियड टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज या गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड सेल। या तो यूज करना है या सेल करना। फॉर एग्जाम्पल मलक रियाज है, मलक रियाज ने जमीनें बेच दी सारी, अब उसके बाद जमीनें बेचने को रही नहीं। अब वो क्या करता है, वो कहता है यार मेरे पास जो जमीन बची हुई ना, ये अगर मैं प्लाट बेच दूंगा तो ये महीने के अंदर खत्म हो जाएंगे, मैं तो अगले 20 साल कमाना है, मैं कैसे कमाऊंगा। लिहाजा वो कहता है मैं अपार्टमेंट बनाना शुरू कर दूँ, जमीन मेरे पास कम है तो ये तो 2 दिन में सेल हो जाएगी। लिहाजा मैं क्या करता हूँ, ये जमीन नहीं मैंने बेचनी, अब मैं क्या करूंगा, अपार्टमेंट बनाऊंगा। अपार्टमेंट बना बना के फिर एक एक अपार्टमेंट में लिहाजा सेल करूंगा। तो क्या अपार्टमेंट 2 दिन में बन जाएगा? लैंड तो बना बनाया है, लैंड तो बस उसने फाइल सेल करनी है, सेल हो जाएगी। क्या लैंड के ऊपर प्रति उसने डाली है? नहीं, लैंड तो ऑलरेडी अवेलेबल था, उसने जस्ट फाइल बना के सेल करनी है। लेकिन अपार्टमेंट बनाने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। फर्ज करें अपार्टमेंट बनाने में 6 महीने लग गए, साल में लग गया या 2 साल लग गए, बिल्डिंग खड़ी होगी जिसमें 100 अपार्टमेंट है। तो इसका मतलब है ये है कि वो 100 के 100 अपार्टमेंट में मलक रियाज खुद रहेगा? नहीं। क्या करना करने लगा वो है? ये हो गया। या तो वो सेल करेगा या वो यूज करेगा। समझ लगी बात? अगर तो अपार्टमेंट सेल कर रहा है लेकिन बनाने में तो टाइम लगा ना, तो वो फिर क्या है? वो क्वालिफाइंग एसिड। अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ। वैसे स्टैंडर्ड में लिखा नहीं है, ये अकाउंटेंट्स ने खुद ही आइडिया लगाया है कि किस टाइम को सब्सटेंशियल टाइम कहते हैं। तो कौन सा टाइम है जी? 6 महीने का टाइम सब्सटेंशियल टाइम। स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ, मतलब अगर कोई सवाल आ जाए जिसमें 5 महीने भी लिखा हो तो आप अजम्पशन ले सकते हैं कि दिस इज ए सब्सटेंशियल टाइम, लेकिन 5 दिन सब्सटेंशियल टाइम नहीं है। समझ आ गई? अच्छा जी। कहता है एसिड अगर आपने इस्तेमाल करने हैं तो बच्चों 2 स्टैंडर्ड्स के ऊपर अप्लाई होंगे। टेंजिबल एसिड है तो IS 16 अप्लाई होगा, इनटेंजिबल है तो IS 38 अप्लाई होगा। ये FAR 2 में आपने पढ़ना है 38, ये तो FAR 1 में ही है, आप इंट्रो में भी पढ़ चुके हैं और FAR 1 में भी पढ़ना है, और 38 FAR 2 में आपने पढ़ना है। और एसेट फॉर सेल, वो एसेट जो आपने बना के बेचना है वो कहाँ जाएगा? ये आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं। इन्वेंट्रीज 5 वेटेड एवरेज, आपको याद आ रहा कुछ कुछ? या आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पूरा पढ़ चुके हैं, यहाँ पे कोई नहीं पढ़ना आपने। ठीक है जी। अगर तो यूज करना है बच्चों, क्या करना है? तो दो स्टैंडर्ड है, कौन कौन से? 16 और 38। और अगर सेल करना है, ठीक हो गया जी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी मलिक रियाज, उसने अपार्टमेंट बेचने हैं, तो उसके लिए जो अपार्टमेंट है वो क्या है? IS 16 में जाएंगे? वो 16 में नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 2 में जाएंगे। उसके लिए इन्वेंट्री है, उसके लिए वो अपार्टमेंट क्या है? इन्वेंट्री है। लेकिन अगर उसने वो अपार्टमेंट बना के यूज करने हैं तो फिर वो कहाँ पे जाएंगे? वही अपार्टमेंट IS 2 में नहीं जाएंगे, 16 में जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, बिल गेट्स है, बिल गेट्स ने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो लैपटॉप्स में और मोबाइल में और हर जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर को बनाने में 6 महीने लग गए। तो क्वालिफाइंग एसिड है कि नहीं? अच्छा, कहाँ जाएगा? 38 में जाएगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है, वो दूसरा टेंजिबल एसिड नहीं है, वो सॉफ्टवेयर। समझ लगी बात? तो बच्चों इसका मतलब है कि वो कहता है कि क्वालिफाइंग एसिड सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है, और इन्वेंट्री भी हो सकता है। तो क्वालिफाइंग एसिड की कोई कैटेगरी नहीं है, तीनों स्टैंडर्ड में से किसी स्टैंडर्ड में भी जा सकता है। तो ये बात सबको समझ आ गई? एग्जाम्पल ऑफ क्वालिफाइंग एसिड, इसको अच्छी तरह से याद रखना बच्चों। डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसिस एनी ऑफ द फॉलोइंग में बी ए क्वालिफाइंग एसिड। कहते हैं इनमें से कोई भी क्वालिफाइंग एसिड हो सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फैक्ट्री बिल्डिंग या हेड ऑफिस बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन? कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? टाइम लगेगा। तो अगर तो आपने डीलर से जाके सीधी सीधी बिल्डिंग बाय कर ली तो 6 महीने लगेंगे, तब तो 6 महीने नहीं लगेंगे।
समझ लगी बात की? 6 महीने कब लगेंगे जब कंस्ट्रक्शन करें? बनी बनाई बिल्डिंग ले लिया तो वो तो आपके 6 मिनट लगे। आपकी जेब में कैश होना चाहिए, बिल्डिंग आप देखें पसंद करें, कैश पकड़ें, अल्लाह खैर चलो, बात खत्म, आज ये बिल्डिंग यूज करें। ठीक है जी। गाड़ी आपने लेनी है, पैसे हैं जेब में, हाँ जी हैं, 40 लाख रुपया जेब में, चलो जी जेल उठ चलते हैं, आधे घंटे में डील हो जाएगी गाड़ी आपके पास। अब वो गाड़ी चलाने में 6 महीने लगेंगे। समझ आ रही बात है? और जिसको नहीं भी चलानी आती पंगे तो वो भी ले लेता है। ऐसे ही है, मतलब पैर पूरे ब्रेका ते आ नहीं रहे, लेकिन चाबी घुमाने कीड़ा है। ये चाबी घुमा के थोड़ी सी तक चला के देखिए, भाਵੇਂ अगर खंबा खलोता है। ऐसे ही है, मतलब 11-12 साल बच्चे को भी होता है कि यार एक बारी चाबी घुमा के वेखनी जरूर है मैं, भाਵੇਂ मेरे पैर ब्रेका तक पहुंचते हैं भाਵੇਂ नहीं पहुंचते। हाँ जी। परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी स्पेशली इफ इम्पोर्टेड। अच्छा, अगर तो आपने पाकिस्तान में लाहौर में एक कंपनी में प्लांट लगा था, उखाड़ के अपनी कंपनी में लगा लिया, फिर तो 6 महीने नहीं लगने। 6 महीने तब लगेंगे जब आपने प्लांट लेना है जापान से या अमेरिका से, समझ लगी, या जर्मनी से। तो प्लांट ले रहे हैं तो प्लांट को वहां से पाकिस्तान में आने में 100 किस्म के मसले मसाइल। पहले उस मुल्क के गवर्नमेंट के पंगे हैं, वहाँ पे कस्टम वालों के पंगे हैं, एक्साइज वालों के पंगे हैं, वहाँ से पोर्ट तक पहुँचा, पोर्ट से फिर पाकिस्तानी पोर्ट तक पहुँचा, फिर हमारे डिपार्टमेंट वालों के पंगे। तो हो सकता है वो प्लांट आप तक पहुँचते पहुँचे 6 महीने लगा दे। तो अगर तो प्लांट जर्मनी से लेकर पाकिस्तान आने तक के जो सारे मसले मसाले उस पर 6 महीने लग गए तो वो भी क्वालिफाई है तो लगी। लेकिन कोई ये कहना कि मैं जनाब लाहौर तो प्लांट ले आया तो पत्तों की आने आने 6 महीने लग गए ने, तो बंदा ला लितर ले, जो प्लांट पैदल आ रहा सी खोते रेड़े भी आंदा तो 6 महीने नहीं सी लग रहे। बात समझ लगी कि नहीं लगी? कि पत्तों की से प्लांट लिया है, लाहौर में आके लगाया है, तो 6 महीने लगे हैं, क्वालिफाइंग एसिड है। तो बात समझ आती है? नहीं आती। वो प्लांट जो आपने जर्मनी से इंपोर्ट करवाया है उसके ऊपर अगर आप कहें ना कि 6 महीने लग गए, तो किसी को बात समझ भी आ जाएगी, हाँ यार हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में एक सूबे से प्लांट लिया दूसरे सूबे तक पहुंचते पहुंचते 6 महीने लगे, पीछे तालिबान पै गए, बलोच वाले बलोची पै गए, पठाना ने कहा ਤੁਹਾਡੀ ऐसी नहीं तैसी, तो लैके जाओ साड़ी लाशा तो प्लांट लैके जाओगे तुम। तो करते करते डीलें करते 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 जरगे हुए और पता नहीं क्या क्या हुआ, मुजाकरात हुए, तो फिर प्लांट जनाब पहुंचा हैदराबाद बंद हो गया। है। ये बात किसी को भी समझ नहीं आनी कि जनाब ए तुसी केपी के तो प्लांट ले आए थे, लाहौर आने लगे 6 महीने लग गए, गल समझ नहीं आ रही। ठीक है जी, तो वो क्वालिफाइंग एसिड नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद है जी पावर जनरेशन फैसिलिटीज। पावर जनरेशन, ये आईपीपी नाम सुना हुआ है? ये जो बिजली पैदा करने वाले बड़े बड़े पावर प्लांट हैं, ये भी, क्योंकि ये बने बनाए नहीं मिलते, बनाने पड़ते हैं इनकी, मतलब आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। तो पावर जनरेशन फैसिलिटी जो है ये भी क्या है, क्वालिफाइंग एसेट है। एसेट्स दैट आर रेडी फॉर देयर इंटेंडेड यूज और सेल व्हेन एक्वायर्ड आर नॉट क्वालिफाइंग एसेट। वो कहता है वो एसेट जो आज लिया है और आज ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर, गाड़ियां, ये जिस वक्त आप लेंगे उसी वक्त इस्तेमाल के काबिल है। नहीं समझ लगी? मतलब आप कह सकते हैं नहीं सर देखिए मैंने लैपटॉप लिया था, अब लैपटॉप में विंडो नहीं थी, तो विंडो इंस्टॉल करने शुरू की जब, तो 6 महीने तो लग गए विंडो इंस्टॉल होते होते। जैसे 99% में पहुंचते थे एरर आता था, सब जीरो हो जाता था, फिर 99% में पहुंचते थे एरर आता था, फिर जीरो हो जाता था। 6 महीने तक हमने बंदा बिठा के रखा, 99% पहुंच जाता, एरर आ जाता था। फिर बीच में बेचारा रोटी खाने भी जाता था, नमाज पढ़ने भी जाता था, फिर उसमें सोना भी होता था, फिर उठना होता था, और बड़े काम सी। उसकी दादी की डेथ हो गई, उसे चला गया, चाचू का ब्याह सी, उसे भी जाना सी, तो रहता 6 महीने तो विंडो इंस्टॉल ही नहीं हुई। तो बात समझ आती है? ठीक है जी। वो कहता नहीं ऐसी बकवास ना करें आप। फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल, ये क्या है, जिस वक्त लेंगे उसी वक्त इस्तेमाल के काबिल है, बात खत्म। तो ये कभी भी क्वालिफाइंग एसेट हो नहीं सकता। अगला पॉइंट, अब आई कैप ने क्या किया था, इस दफा एक सवाल दिया था व्हीकल का, और उसके ऊपर कहा था बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करके उसके एसेट की कॉस्ट में शामिल करें, और बच्चे पेपर में कर आए थे। हालांकि स्टैंडर्ड में दूसरे तरफ भी लिखा हुआ है कि गाड़ियां कभी भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं है अनटिल अनलेस आप घर में बैठ के तजर्बा करें और गाड़ी खुद बनाएं। समझ आ रही है? और आप देखा होगा जी कि अहमदाबाद का एक नौजवान है, उसने घर में 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए लगा के एक गाड़ी बनाई, तो पता नहीं कितने साल से घर में तजर्बे करता रहा, उसकी तो चलो समझ आती है।
कि नॉर्मल जो गाड़ियां हैं वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं हो सकती। तो आई कि आपने सवाल दिया, बच्चों ने सारे ने आखे लै बोरिंग कॉस्ट से मसला ही कोई नहीं, देखो सानू फार्मूला आंदा, वो फार्मूला लगा लगो कि बोरिंग कॉस्ट जमा करके आगे कर, और बाद में पता लगा भाई जाने तो गड्डी सी, धोखा हो गया। हालांकि धोखा कैसे हो गया, दूसरे सफे से पड़ा है क्या कि गाड़ियां क्वालिफाइंग एसेट नहीं हो सकती। बच्चे ने फिर भी कैलकुलेशन की थी कि स्टैंडर्ड होएगा तो कार होएगा, असं एग्जामिनेशन हाल च बैठे हैं। तुम ही करके आया ना, करके आया है, बोल बोल बोल। हाँ तुम्हारे दोस्त, ये सबसे अच्छा तरीका ही होता है कि सर वो मेरा दोस्त है ना, उसका ये मसला है, और इतना डिटेल में मसला वो दोस्त भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता जितना बंदा खुद कर रहा है। ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ हैरान हो कि यार ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ने ਇਹ भी गल ਇਹਨੂੰ दसी हुई है, कैसा है, कितनी डिटेल में गल दसी हुई है। हाँ बोल, तेरे दोस्त ने क्या किया। सवाल कर दिया, हाँ बारी का उसने ऐड कर दिया, हाँ या फिर मतलब आधे नंबर नहीं लगे, आधे किसके? मतलब वो जो वर्किंग वगैरह। हाँ हाँ, तो वर्किंग करनी नहीं है उसके मिलेगी। जो जेरी से करनी सी वो करके आए हो तो फिर भी नंबर मांगते हुए हो। शाबाश शाबाश शाबाश। सोच जरा, नहीं जरा इमेजिन कर, तू किसी को नंबर दे, अद्धा गुजारा हो रहेगा, फिर अद्धा आप ही अगर वो हिसाब ला लेगा, अद्धे तो बनता ना यार, अद्धा तो बनता, अद्धी मिस कॉल तो आनी चाहिए ना, है काम ही पुठा है, तो फिर अद्धे नंबर कैसे मिलेंगे। हाँ तो हो सकता है फिर वो बताएगा ना, मेंशन करेगा ना। स्टोरी सुनाएगा ना पूरी, कि जनाब 1 जनवरी को हमने ऑर्डर दिया था, 1 जनवरी को हमने सप्लायर को पैसे भी दे दिए थे, लेकिन वो वहां से उस मुल्क की पोर्ट तक पहुंचते 2 महीने लग गए, उस मुल्क की पोर्ट से पाकिस्तान तक पहुंचते हुए मजीद 2 महीने लग गए, पाकिस्तान की पोर्ट वालों से सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे करते करते मजीद 2 महीने लगे, 6 महीने पूरे हो गए। तो फिर तो हम कहेंगे हाँ भाई ये व्हीकल क्वालिफाइंग एसेट। हाँ फिर आपको assumption लेनी पड़ेगी, इट इज अज्यूम दैट 5 मंथ इज ए सब्सटेंशियल टाइम, तो फिर आप उसको ले लें। लेकिन जो बच्चा नहीं लेना चाहता वो कहेगा जी सब्सटेंशियल टाइम नहीं है, तो फिर भी दोनों का आंसर ठीक होगा। ठीक होगा बराबर। सिमिलरली इन्वेंटरीज दैट आर मैन्युफैक्चर्ड ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर आल्सो नॉट ए क्वालिफाइंग एसेट। मतलब आलू से लेस बनने में 2 दिन लगे फर्ज करो, तो आलू से लेस बनने में जो टाइम लगा है वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। लेकिन मलक रियाज ने अगर अपार्टमेंट बनाए, बना तो वो भी इन्वेंट्री रहा है, लेकिन उस पर वो टाइम लग रहा है। आलू से लेस बन रहे हैं, इन्वेंट्री है। मलक रियाज अपार्टमेंट बना रहा है, वो भी इन्वेंट्री है। लेकिन एक इन्वेंट्री ऐसी है जो 2 दिनों में तैयार हो रही है, एक इन्वेंट्री ऐसी है जो 6 महीनों में तैयार हो रही है। तो इन्वेंट्री में भी फर्क हो सकता है। होंडा वाले गाड़ी बना रहे हैं, आपको क्या लगता है होंडा वाले एक गाड़ी कितने टाइम में बना लेते होंगे। 3-4 महीने से होंडा वाले गाड़ी बना 28 दिन में डिलीवर कर देते हैं। केड़ी के होंडा तू खोल के बैठा केड़े साल दे बैठा पहले मैंने दस। उनके तो नवा मॉडल 1800 समथिंग होंडा है। वो भाई जान अद्धे घंटे तक गड्डी जोड़ जोड़ के साइड पे कर देने हैं। वो बंदे नहीं काम करते, मशीना रखिया होते। कैसी बातें करते हो। चाइना वाले 2 दिनों में जमीन से शुरू काम करते हैं और 20 मंजिला हस्पताल बना देते हैं 24 घंटे हस्पताल 20 मंजिला। तो तू कह रहे गड्डी 6 महीने। कैसी बातें करते हो पांडे जी है। ना कर यार ना कर। ठीक है, वो जब कोरोना आया था ना, कोरोना में के दिनों में चाइना वालों ने 2 दिनों के अंदर अंदर 48 घंटों के अंदर अंदर उन्होंने पूरा हॉस्पिटल खड़ा कर दिया था कि कोरोना के पेशेंट सिर्फ इस हॉस्पिटल में और कोई नहीं। बात लगी है। 24 घंटे के अंदर अंदर इमारतें खड़ी हो रही हैं आजकल। ये तो साढ़े मजदूर नकम्मे नखट्टू 6-6 महीने 2-2 साल 3-3 साल ला रहे हैं। हाँ ठीक है, वो अगले पूरे पूरे प्लाजे खड़े कर देते हैं। अच्छा जी बच्चों, अब आपके सामने एग्जांपल है, ऊपर मैंने आपको एग्जांपल समझा दी है। एग्जांपल पढ़ें, इनमें से मुझे बताएं कौन कौन से क्वालिफाइंग एसेट हैं, कौन कौन से नहीं है, जल्दी करें। हाँ भाई बताइए। पहला क्या है।
पहला क्या है, क्वालिफाइंग एसेट। क्यों? 6 साल लगेंगे मुकम्मल होने में। दूसरा, हर महीने में तैयार हो रहे हैं। अच्छा जी। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, क्यों लगी थी? पहला, तीसरा, पांचवा, छठा। ठीक है जी, और समझ आएगी सबको। अगला पॉइंट है बच्चों, जनरल रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का मतलब यह है कि आपने इंटरेस्ट को एसेट में ऐड करना है। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है बाय डिफॉल्ट। लेकिन जब भी कैपिटलाइजेशन का वर्ड आएगा तो क्या मतलब होगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जा रहा। ये कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? एसेट की कॉस्ट में। एसेट की कॉस्ट में। ठीक है जी। ऑल अमाउंट इनकर्ड टू ब्रिंग एन एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट आर कैपिटलाइज। ये वही बात है जो IAS 16 में आपने पढ़ी थी कि जापान से लेके पाकिस्तान तक प्लांट लेके आने का जितना भी खर्चा है वो बैलेंस शीट में एसेट में जाके जमा हो जाएगा। ठीक है जी, एडिड टू द कॉस्ट ऑफ एन एसेट। कंक्लूजन, बोरिंग कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड। कहता बाय डिफॉल्ट बोरिंग कॉस्ट कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में, अनलेस इट रिलेट्स टू ए क्वालिफाइंग एसेट। अगर वो कोई बोरिंग कॉस्ट ऐसी है जो क्वालिफाइंग एसेट के साथ रिलेटेड है, इन दैट केस इट इज कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब क्या है कि बैलेंस शीट में जाएगी, एसेट की कॉस्ट में जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगी। ये सिंपल रूल समझ आ गया सबको? अब बोरिंग बचो दो तरह की होती है, एक होती है स्पेसिफिक और एक होती है जनरल। स्पेसिफिक बोरिंग ये होती है कि जब आप बैंक में गए ना तो आपने बैंक वाले से बात की कि भाई जान हम बना रहे हैं प्लाजा, और बैंक वाले से बात ही शुरू की कि प्लाजा बनाने के लिए हमें लोन चाहिए, तो फिर वो लोन क्या होगा? वो स्पेसिफिक है, क्योंकि बैंक वालों को पता कर्जा क्या करना। लेकिन अगर आपने ये नहीं बताया कि हमें प्लाजा बनाने के लिए लोन चाहिए, बस आपने ये कहा जी लोन चाहिए, बैंक ने पूछा किस चीज के लिए, हमने कहा तानू की लगे, लोन दो, अब 5 किलो सोना फड़ो। गारंटी दे दी ना, 5 किलो सोना दे दिया ना तानू, तो लोन दो चुप करके। तो समझ लगी बात? तो फिर कौन सी बोरिंग है? जनरल बोरिंग। स्पेसिफिक जनरल में फर्क क्या है? भाई जिस मकसद के लिए लेके जा रहे हो कर्जा, वो मकसद बता दो, ठीक हो गया? और अगर आपने मकसद नहीं बताना तो फिर वो क्या है? वो जनरल बोरिंग। अभी फिलहाल बच्चों हम बात करेंगे स्पेसिफिक बोरिंग। किसकी बात करेंगे? बोरिंग विच आर टेकन फॉर द सोल पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन और प्रोडक्शन ऑफ ए क्वालिफाइंग एसेट आर स्पेसिफिक बोरिंग। बोरिंग विच आर taken for the sole purpose of construction, acquisition, the production of qualifying asset, उसको क्या कहते हैं जी? स्पेसिफिक बोरिंग। अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। इन केस ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग द अमाउंट टू बी कैपिटलाइज इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये फार्मूला अपने याद है। स्पेसिफिक बोरिंग की बात हो रही है, जनरल बोरिंग की बात, ये फार्मूला कहाँ पे लगेगा? ऐसा ना हो कि जनरल बोरिंग में भी आप ये फार्मूला लगा के बैठे हो कि सर आपने पढ़ाया तो था, तो सर ने ये भी पढ़ाया था कि कहाँ पे लगना है, कहाँ पे लगना है? जनरल में। तो अगर किसी ने जनरल में लगा दिया तो फिर मेरे देना रहना। समझ लगी? मसला बुझा गया ना? दुआओं में मंगना कि अल्लाह करे एग्जामिनर अन्ना हो जाए। गल फिर साढ़े हाथों निकल गई ना, हूँ एग्जामिनर अन्ना ही होएगा तो पास हो जाओगे तुम, गल और कोई नहीं। क्या जी? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकर्ड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन, कि भाई लोन कितना लिया था उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट बनता है, माइनस इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड। क्या मतलब है? बच्चों फर्ज करें आपको 100 मिलियन का कर्जा मिल गया। कितना कर्जा मिल गया? तो जरूरी नहीं है कि 100 मिलियन पहले दिन ही लग जाए। नहीं समझ आ रही बात? आपने बिल्डिंग बनानी है तो 100 मिलियन पहले दिन ठेकेदार को दे देंगे ताकि अगले दिन ठेकेदार कनाडा चला जाए। मौजा लग गई मेरी, मैंने 100 मिलियन लग गया और मैंने चाहिए की
पिछे मेरे बीवी बच्चे ने खैर है उन्होंने कनाडा जाके नवा हिसाब किताब ला लांगे 100 मिलियन लभ गया। तो समझ आ रही है? तो इतने बेवकूफ तो हम नहीं है ना कि 100 मिलियन हमें कर्जा मिला और पहले दिन ही ठेकेदार को दे दिया, चल शाबाश काम शुरू कर। वो कहना तानू मैं छड़ो, मैं अपना काम शुरू करदा। ठीक है जी, तुम ठेकेदार को इकट्ठे पैसे नहीं देंगे। अच्छा इकट्ठे पैसे तो नहीं देंगे लेकिन मिल तो गए, तो फिर उन पैसों का क्या करेंगे? अब हमें पता है कि जिस दिन हमने कर्जा लिया 100 मिलियन, मीटर चालू हो गया हमारा। चालू हो गया कि नहीं? कौन सा मीटर? बिजली वाला। इंटरेस्ट हाँ, इंटरेस्ट वाला मीटर चालू हो गया। अब उसी इंटरेस्ट को हमने कम भी तो करना है ना। हम कहेंगे यार हमें तो पैसे मिले हुए हैं, 100 मिलियन में से 10 मिलियन दे दिए ठेकेदार को कि जा इटा ले गया, लेकिन 90 मिलियन हमारे पास पड़ा हुआ है। उसको क्या करेंगे? उसी बैंक में किसी और अकाउंट में इन्वेस्ट कर देंगे। क्यों? वहां से इंटरेस्ट आता रहे। क्यों आता रहे? ताकि जो हमने इंटरेस्ट देना वो उसमें कंट्रीब्यूशन करता है, हमारे पल्ले से इंटरेस्ट कम जाए। नहीं, लॉजिक समझ आई? समझ आ गई? तो वो इंटरेस्ट जो आपको पड़ा, फर्ज करो 1 लाख रुपए का, कितना पड़ा, लेकिन वही आपने पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर दिए, तो फर्ज करो आपको उसके ऊपर कुछ 60,000 रुपये आपको वापस मिल गया, तो फिर हकीकत में आपकी जेब में से कितना इंटरेस्ट निकला? हकीकत में फिर 40,000 है जो एसेट की कॉस्ट में जाना चाहिए, 1 लाख नहीं जाना चाहिए। लॉजिक समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कि सच्ची मुच्ची जो आपको पल्ले से इंटरेस्ट पड़ा है वो 1 लाख नहीं है, 40 है, तो एसेट की कॉस्ट में 1 लाख नहीं जाना चाहिए, ज्यादती है। कितना जाना चाहिए? 40 जाना चाहिए। लॉजिक समझ आ गई? तो कहता वो जो आंसर आएगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज, ये वो आंसर है जो एसेट की कॉस्ट में जाके जमा होगा। ये 1 लाख जमा नहीं होगा। हजम शुद्ध? अब बच्चों ये एग्जांपल है, ये जरा आप ट्राई करें। होमवर्क नहीं, चुप, होमवर्क शुरू जी, होमवर्क हट। आप लिमिट आप आप होगा ना, हमें पता नहीं क्या करेंगे इसमें, बोलो तो सही। हाँ, ये सबसे पहले बच्चों, वो जो कर्जा लिया, रेट, टाइम, 13,75,000 टोटल बैंक को पैसे देने हैं। लेकिन उसमें से कुछ पैसे हमने इन्वेस्ट भी कर दिए थे, 52,500 में मिल भी गया। एक्चुअल में हमारी जेब में से कितना सूद निकला? 13,22,500। ये वो पैसे हैं जो एसेट की कॉस्ट में जाएंगे। सर जी हमने ऊपर वाली अमाउंट को 11 मंथ कैलकुलेट किया, नीचे वाली को 1 मंथ क्यों दिए? देखो, हमने 3 मिलियन पे कर दिया था ठेकेदार को, ऐसी है? कब पे किया? ये कम फरवरी को, बाकी भी ठेकेदार को दे दिए थे। पढ़ लो, वो पढ़ लेना, ये इधर इसका उर्दू में तर्जुमा करिए जो लिखा हुआ है। 7 मिलियन मार्च 1 को। तो कितने महीने के लिए 7 मिलियन आपके पास पड़े रहे? वो 1 महीना आपको कमा के देंगे ना। तो समझ आएगी बात की कि नहीं समझ आई? हौसला हौसला, अभी तो एबीसी स्टार्ट की है, जो आना है वो तो देखने के काबिल भी नहीं है, वो तो देख ही नहीं सकते। एग्जाम्पल नंबर 3, ये भी नन्ही मुन्नी एग्जाम्पल है, खड़का दें। हाँ भाई, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या आंसर आता है? 94 लाख 70। सबको ये बात समझ आ गई? अब देखो जरा बच्चों, बिल्डिंग बनाने पे कितना खर्चा आया जी? 90 लाख तो सिरा सिरा ठेकेदार को दे के हमने चीजें बनाई, ऐसी है? सूद कितना शामिल हुआ? 1250। लेकिन उसी पैसों को जब आपने इन्वेस्ट किया तो कुछ पैसे आए भी सही, 7,80,000। तो 90 लाख में ये 4,70,000 जमा होंगे। तो जाती है बात? तो बच्चों फाइनल जो आपके एसेट की वैल्यू होगी 94,70,000।
नहीं समझ रही? Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. 100%? हाँ, अगर सिर्फ ये पूछा कि कितना सूद ऐड होगा, 470, लेकिन अगर पूछे कि बिल्डिंग टोटल कितने की है, तो फिर उसमें जो ईंटें, सरिया, बजरी, सीमेंट लगा होगा वो भी शामिल कर लेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगला पॉइंट, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। किस दिन से मीटर चालू होगा? क्या जरूरी है जिस दिन कर्जा लिया है उसी दिन से मीटर चालू हो? नहीं, बैंक का मीटर तो बाकी उसी दिन से चालू होगा, लेकिन हमने वो पैसे जो बिल्डिंग की कॉस्ट में बैलेंस शीट में लेके जाने हैं, वो पैसे उस दिन से हो सकता ना चले। नहीं समझ आई? बोलो तो सही। बैंक ने जिस दिन पैसे दिए उसका मीटर उसी दिन से चालू हो गया। पॉइंट ये कि आपने उसी दिन से वो पैसे बिल्डिंग की कॉस्ट में शामिल करने हैं या उसमें कुछ मजीद सोचना होगा? तो मजीद सोचना होगा। ठीक है, क्या सोचना होगा? नंबर 1, एज पर IAS 23, एंटिटी शैल कमेंस कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट व्हेन एंटिटी इनकर बोरिंग कॉस्ट, मतलब कर्जा ले लिया है। नंबर 2, एंटिटी इनकर एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट, मतलब ठेकेदार को पैसे दे दिए। एंड एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट हैव स्टार्टेड, ठेकेदार ने काम भी शुरू कर दिया। 3 बातें होनी चाहिए। पहली बात क्या है? कर्जा ले लिया। देखो, अगर कर्जा ही नहीं लिया तो बात ही खत्म होगी। अगर आपने अपने पैसों से बिल्डिंग बना लिया है तो बोरिंग कॉस्ट कहां से आएगी? आएगी? अपने पैसे पकड़ के बिल्डिंग खड़ी कर ली 2 करोड़ रुपए की, तो लोग कह रहे भाईजान IAS 23 अप्लाई करो, इंटरेस्ट ऐड करो, तो ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ यार ਕਿਹੜਾ इंटरेस्ट, पैसे किदे ही साढ़े, बिल्डिंग ਅਸੀਂ बनाई है, तो इंटरेस्ट कितों आया? नहीं 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 नहीं, तो IAS 23 का तो पता ही नहीं। आपको IAS 23 आता ही नहीं है, पहले पढ़ो तो पता लगेगा इंटरेस्ट भी ऐड होना है। तो इंटरेस्ट ऐड होगा, इंटरेस्ट के लिए क्या चीज जरूरी है? कर्जा। कर्जा ही नहीं लिया, बात खत्म होगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? कर्जा लेना है। नंबर 2, कर्जा लेके सो जाना है। कर्जा ले लिया, बिल्डिंग शुरू ही नहीं की, बैंक ने क्या भाईजान बिल्डिंग बंद ही पई है, लेकिन हमने शुरू कोई नहीं की, हम कनाडा निकल गए। हाँ जी, तो जो बिल्डिंग है ही नहीं उसकी कॉस्ट में सूद कैसे ऐड करें? क्या कर्जा लेना काफी है? नहीं। क्या होना जरूरी है? जिस चीज के लिए कर्जा लिया वो काम भी तो शुरू करो। और तीसरा काम, ठेकेदार को पैसे दिए, ठेकेदार कनाडा निकल गया। कर्जा ले लिया, ठेकेदार को पैसे दे दिए, बस जान खत्म होगी। हाँ, ठेकेदार को पैसे दे दिए हैं तो बस काफी। हाँ, ठेकेदार काम भी शुरू कर रहे हैं, ठेकेदार ना कनाडा निकल जाए, वो बात लगी। कर्जा ले लिया, हम कनाडा निकल गए, नहीं। कर्जा ले लिया, ठेकेदार को पैसे दिए, ठेकेदार कनाडा निकल गया। हाँ, क्या होना जरूरी है? तो स्टैंडर्ड को पता था कि ये पैसे फड़ के कनाडा ना सकते हैं, तो इसलिए उसने 3 शर्तें रखी हैं। क्या? कर्जा लेना है, फिर ठेकेदार को पैसे देने हैं, फिर और ठेकेदार ने काम भी शुरू करना। ठीक हो गया जी? अब एग्जांपल देखते हैं बच्चों। आपको कर्जा मिल गया 1 अगस्त 2021 को। कब कर्जा मिल गया? 1 अगस्त 2021 को कर्जा मिल गया। कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई? 1 सितंबर 2021 को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई। ठेकेदार को पैसे कब दिए? 15 अगस्त 2021 को ठेकेदार को पैसे दिए। बताओ किस दिन से एसेट की कॉस्ट में सूद ऐड होगा? फर्स्ट पेमेंट हाँ जी, देखिए ऑनलाइन लैन दे नतीजे। ऑनलाइन च विद्या स्टैंडर्ड पढ़िया है ना तुम, तो कैसा पढ़ाएगा तो हिसाब ला ला। ऑनलाइन च मेरी आवाज बिल्कुल चेंज हो जाती है, मेरा जवाब भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। मैं फिजिकल से कह रहा है 1 सितंबर, तो ऑनलाइन मैं कह रहा हूँ नहीं 15 अगस्त, है कि नहीं? तो फिजिकल और ऑनलाइन में फर्क तो है ना? हाँ जी, तो किस दिन को बच्चों तीनों बातें पूरी हो रही हैं?
यकम सितंबर 2021 को सारी बातें पूरी हो रही हैं, उस दिन से मीटर चालू होगा। लेकिन बैंक का मीटर कब से चालू होगा? बैंक का मीटर यकम अगस्त को चालू है, तो फिर अगस्त के महीने का सूद कहाँ जाएगा? पॉकेट से दे। वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बैंक ने यकम अगस्त से ऑनवर्ड सूद ले लेना है, आपने वो सूद बैलेंस शीट में कब लेके गए? यकम सितंबर को। लेकिन अगस्त के महीने का सूद पड़ेगा नहीं, पड़ेगा तो सही, लेकिन फिर वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में तो नहीं जा सकता, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। समझ लगी? हाँ जी, ये बी करें। हाँ जी, हाँ जी, बी पार्ट करें जी। हाँ जी, किस दिन होगा बच्चों? 15 दिसंबर 2022 को। समझ आ गई थी? कंस्ट्रक्शन आपने शुरू कर ली पहले ही, अपने पास पैसे पड़े हुए थे, आपने कहा इन्होंने इस्तेमाल करना, बैंक तो कर्जा लेके आना, ऐसे करेंगे भाईजान? अपने पैसे हैं तो अपने इस्तेमाल करो, अपने कम पड़ गए हैं तभी तो बैंक के पास जाएंगे। तो अगर अपने पैसे थे तो पहली पेमेंट तो आपने ठेकेदार को अपने पैसों से कर दी, तो क्या मीटर चालू हो जाएगा? मीटर चालू होने के लिए क्या जरूरी है? लोन जो होना है, जो है वो जरूरी है। लोन तो लिया ही नहीं। कंस्ट्रक्शन कब शुरू होगी थी? कंस्ट्रक्शन शुरू भी होगी, पेमेंट भी होगी 1 जुलाई को, दोनों बातें उसी दिन पूरी होगी। कर्जा कब लिया था? तो जिस दिन कर्जा लिया था उस दिन 3 बातें पूरी हुई। नहीं बात सुनेगी? ठीक है जी, चलो जी, आज के लिए इतना ही काफी है। कल इंशाल्लाह से आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, बल्कि बच्चे बिल्कुल, लोन सिर्फ क्वालिफाइंग एसिड के लिए स्पेसिफिक होगा।